नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त है लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूं तो रामपुर उपचुनाव में मुकाबला समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी है, लेकिन आजम खां के नवाब खानदान पर टिप्पणी के बाद सियासत का नया अखाड़ा भी यहां पर तैयार हो गया है। एक सभा को संबोधित करते हुए आजम खां ने कहा था कि नवाब खानदान को किन्नरों के वोट की भी नहीं मिले, जिस पर नवाब काजिम अली खान ने आजम खां को चमगादड़ बताया है। नवाबजादा जुल्फिकार अली खान, जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं, जो 3000 वोट पाते हैं, इससे ज्यादा तो रामपुर में हिजड़े होंगे जितना वोट उन्हें मिला है। तय हुआ कि हिजड़ों का वोट भी नहीं मिला, मगर नवाब हैं। 2.5 साल जब आजम जेल में रहा तो दिमाग समेत उसके तो हर औजार पे जंग लग गया, तो उस पे तेल लगाने का काम तो किन्नरों से ही आजकल करा रहा है। तो किन्नरों की कितनी गिनती है रामपुर में, उससे बेहतर कौन जानेगा। मगर नवाब हैं, इसलिए नवाब है कि हम एक मंजिल में एक तरफ नाचने वाली नाचती थी और एक तरफ हमारा नवाब नाचता था। नाचने वाली बेहोश होकर गिर जाती थी, हमारा नवाब फिर भी नाचता था। मैं समझता हूं कि आजम या उसकी बुढ़िया को ये नहीं मालूम कि उसके औलाद की असली डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर माँ बाप को ही नहीं मालूम कि औलाद की असली डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यकीनन उसमें कोई ना कोई घोटाला तो होगा। अकेला था नवाब पूरी दुनिया का, जिसका एक घुंघरू बजता था। किसी तवाइफ के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि उसके पायल का सिर्फ एक घुंघरू बजता हो, लेकिन हमारे नवाब की पायल का एक घुंघरू बजता था। इतना बड़ा फनकार था, मगर हमारा नवाब था। वो सरकार थे हमारे, वो हुजूर थे हमारे। उनकी नस्लों को हिजड़ों का वोट भी नहीं मिला। वो मशवरा देते हैं रामपुर वालों को। मैं समझता हूँ आजम लाल बालों वाली चमगादड़ है, जिसकी आदत है चिपकना। जब अपने घर पहुंचे, उनकी बुढ़िया हार लिए हुए उनका इंतजार कर रही थी, उनको इग्नोर करके किसी और को चिपट गए। एक ही घर में अंजे के लिए भी वोट मांगा जाता है और एक ही घर में कमल के फूल के लिए भी वोट मांगा जाता है। बाप पंजा और औलाद कमल का फूल, ये है नवाबों का खमीर। अब बताओ मैं क्या कहूं इन्हें, इनकी नस्ल को। देखो, ये हमेशा फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी का तो शिकार रहा है, और सबसे बड़ा डरपोक दबकू और ये है, इसकी हिम्मत नहीं है कि ये कुछ बोले, क्योंकि जानता है कि अभी तो चंद दिनों के लिए ये बाहर है जेल के, और वापस इसे जेल जाना है। अब लाख टके का सवाल यह है कि जब मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है, तो फिर आजम ने नवाब खानदान पर निशाना क्यों साधा? दरअसल उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। नवाब काजिम अली कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं उतारने पर नवाब काजिम अली ने विरोध जताया था, और उसके बाद से ही लगातार वो सुर्खियों में बने हुए। नवाब काजिम अली ने उपचुनाव में बीजेपी को समर्थन देने की बात कही थी। नवाब काजिम अली जनता से समाजवादी पार्टी को हराने की अपील की थी उन्होंने, और माना जा रहा है कि यही वजह है कि आजम खां ने जवाब दिया है और नवाब खानदान पर हमला बोला है। रामपुर में आजम के अमर्यादित बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है, तो आजमगढ़ में अबू आजमी के बयान पर विवाद बढ़ गया है। अबू आजमी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को ठुमके लगाने वाला बताया था, जिस पर अब बीजेपी ने पूछा है कि क्या अबू आजमी ये बताएंगे कि उनकी बहू आयशा टाकिया क्या करती है। अरे वो ठुमके मारने वाली जरूरत नहीं आता। यहाँ पे किसी अच्छे आदमी की जरूरत है, जो जानता है किसान की जरूरत क्या है, जानता है मजदूर की जरूरत क्या है। आदमी साहब से कि उनकी बहू क्या करती है।
यूं तो अबू आजमी को समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ बुलाया था पार्टी के प्रचार के लिए, धर्मेंद्र यादव की पतवार को पार लगाने के लिए, लेकिन बीते 11 जून को उन्होंने पत्रकारों के बीच जो कुछ कहा उसने समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। पहले सुनिए अबू आजमी ने कहा क्या था, फिर बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के सामने अब मुश्किल क्या है। अरे वो ठुमके मारने वाली जरूरत नहीं, यहाँ पर यहाँ पे किसी अच्छे आदमी की जरूरत है जो जानता है किसान की जरूरत क्या है, जानता है मजदूर की जरूरत क्या है, आजमगढ़ का विकास कैसे हो सकता है, असेंबली पार्लियामेंट में बहस कैसे की जाती है, इनकी जरूरत है। अबू आजमी इस बयान के बहाने शायद दिनेश लाल यादव निरहुआ के राजनीतिक कौशल पर सवाल खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसने अबू आजमी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूछा जा रहा है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ठुमके लगाने वाले हैं तो अबू आजमी की बहू आयशा टाकिया क्या है? अबू आजमी के बयान पर बीजेपी आक्रामक है। तो मेरा सवाल है अबू आजमी साहब से कि उनकी बहू क्या करती है? अगर उनके अंदर हिम्मत हो, साहस हो, नैतिकता हो तो इस बात को कहें कि आयशा टाकिया कौन सा काम करती है, कौन सा काम करती है, ये बयान दे, ये जारी दे और धर्मेंद्र यादव इस बारे में बयान दे। जाहिर है कि अबू आजमी का दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी की चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजनीतिक लड़ाई अब पारिवारिक होती दिख रही है, निजी हमले भी हो रहे हैं और इधर कभी अंसारी परिवार से दूर दिखने की कोशिश करने वाली समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ उपचुनाव में अंसारी परिवार की याद आ रही है। और सिर्फ याद ही नहीं आ रही है बल्कि अंसारी परिवार पर हो रही कार्रवाई को गलत ठहराया जा रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार को जी लगाकर संबोधित किया जा रहा है। माफिया मुख्तार से एसपी को प्यार। गढ़ में क्यों याद आया अंसारी परिवार? बीजेपी के स्टार से डरा समाजवादी परिवार। मुख्तार अंसारी, जिससे दूरी अखिलेश यादव ने 2017 विधानसभा चुनाव से पहले बनाई थी। अंसारी परिवार, जिसे 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में एंट्री दी गई। मुख्तार अंसारी के भाई सिकबतुल्लाह को पार्टी में जगह दी गई। अब आजमगढ़ उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को उसी अंसारी परिवार की याद आ रही है। तर्क है सरकार अंसारी परिवार के साथ गलत कर रही है। जिस तरीके से आदरणीय आजम साहब से लेके अगर बगल में चले जाए मऊ में अंसारी जी के परिवार से लेके जिस तरीके से हमारे लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम आजमगढ़ के लोगों आपको इस मौके पे करना है। साहब, सवाल सिर्फ अंसारी परिवार को याद करने का नहीं है। सवाल है ऐसा क्या है कि धर्मेंद्र यादव को अंसारी जी का परिवार कहना पड़ा। वजह कुछ भी हो, माना यही जा रहा है आजमगढ़ में अंसारी परिवार का दबदबा है। आजमगढ़ में मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है। यादव समाज के बाद मुस्लिम दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। यहाँ समझना मुश्किल नहीं है कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में MY फैक्टर के सहारे जीत की तलाश कर रहे हैं। ये बात और है कि आजमगढ़ में प्रचार के लिए पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव इस बात से इनकार करते हैं। पार्टी को यहाँ हर वर्ग हर बिरादरी के लोगों ने वोट दिया और वो भी देंगे, फिर देंगे। यहाँ कोई MY फैक्टर नहीं। जात और धर्म की बात करने वाले तो बीजेपी के लोग हैं, वो फेल हो जाएंगे। अब सवाल है कि जब MY फैक्टर का कोई मतलब नहीं तो फिर अंसारी परिवार का जिक्र क्यों? आजमगढ़ में आजम खां का जिक्र क्यों? SP गठबंधन के साथ ही SB/SP मैदान में क्यों है? क्योंकि ये तमाम फैक्टर जातिगत समीकरण को साध कर जीत हासिल करने की कवायद की ओर इशारा करते हैं। हम लोगों ने यहाँ से धर्मेंद्र यादव जी को चुन के भेजेंगे तो दिल्ली की पंचायत में जवान ललकार करके बिजली के बिल माफी के सवाल पे, जातिवाद जनगणना के सवाल पे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे, गरीबों का फ्री इलाज के सवाल पे वहाँ दहाड़ करके बोलेगा। तब वहाँ की सरकार की नींद खुलेगी। तब वो बात फिर प्रदेश सरकार को, हम यहाँ डटे हुए हैं, प्रदेश सरकार से हम लड़ रहे हैं और देश की सरकार से धर्मेंद्र जी लड़ेंगे। साफ है समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में आजमगढ़ गंवाना नहीं चाहती और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं फिल्म अभिनेता से नेता बने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम स्टार मैदान में उतर आए। और इसी के तहत इन दिनों दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए प्रचार करती दिख रही है अभिनेत्री आम्रपाली दुबे। लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत ज्यादा, और आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है। हर कोई इस बार बहुत ही पॉजिटिव है और हर कोई बदलाव चाहता है और ये देख के हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप 19 में भी आई थी, अब फिर आई हैं, तो कैसा 19 के मुकाबले कैसा समर्थन मिल रहा है? आई थिंक 19 के मुकाबले मुझे लगता है कि मैं 19 के हिसाब से डबल लोगों को देख रही हूँ समर्थन में उतरते हुए, क्योंकि 19 से अब तक उन्होंने देख लिया कि 19 में उन्होंने जो डिसीजन लिया था उससे बहुत ज्यादा फायदा तो हुआ नहीं है। तो इस बार लोग चेंज ओवर चाहते हैं, इस बार लोग चाहते हैं कि सही कैंडिडेट को चुने, दिनेश जी को चुने, ताकि वो आजमगढ़ के लिए कुछ कर सके। क्या उम्मीद है जीत को लेकर, निरहुआ जी की जीत को लेकर कितनी उम्मीदें हैं आप? हम सब अपना काम कर रहे हैं और अपना कर्म कर रहे हैं और बस सब भगवान तुल्य जनता के हाथ में सब कुछ है। वो जो चाहेंगे वही सबसे बेस्ट डिसीजन है। बस अभी हम अपनी मेहनत करके सब भगवान पर छोड़ रहे हैं। आप महिलाओं के बीच जा रही हैं, महिलाओं की कुछ समस्याएं ऐसी जो आपसे कह रही हैं कि जीतने के बाद वो समस्याएं दूर करेंगी। महिलाएं मुझसे ज्यादातर अपनी खुशी शेयर कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जब कोविड की परिस्थिति थी और सब कुछ बहुत डिफिकल्ट हो गया था उनके लिए, तब यही सरकार ने इनकी मदद की थी। हम लोग कई ऐसे जगह पे गए जहाँ पर बाढ़ आई हुई थी, वहाँ पर दिनेश जी ने खुद जाके लोगों की मदद की थी। तो जनता को और स्पेशली महिलाओं को आज की तारीख में यही याद है कि उनके समय पे कौन खड़ा रहा और वो हमेशा दिनेश जी को अपने पास पाए हैं। और इस बीच बीजेपी नेता अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। अपर्णा यादव को व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। 72 घंटे में उड़ाने की धमकी दी गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल की जा रही है। समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आई अपर्णा यादव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। उनको जान से मारने की धमकी मिली है। एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनको जान से मारने की धमकी दी गई। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत मुजफ्फरनगर के खतौली में संत समागम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं तो उन्नति होगी, नहीं तो अवनति होगी। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों ने मनोबल तोड़ने के लिए मंदिरों का विध्वंस किया था और इसलिए हमें मंदिरों के मर्म को समझना चाहिए और मंदिर को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सबका रास्ता एक ही है, एक ही जगह जाता है, इसलिए सबको मिलकर देश को आगे ले जाना होगा। अपना देश विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया में सुख शांति सीखेगी। मंदिर सारे समाज जीवन की श्रद्धा बनाए रखता है, इसीलिए तो विदेशी आक्रमकों ने केवल लूट खसों को छोड़कर जब हमको गुलाम करना चाहा तो मंदिरों का विध्वंस किया, केवल संपत्ति के लिए नहीं, मनोबल पर नहीं। हमारे श्रद्धा के केंद्र, हमारे रोज के जीवन व्यवहार के केंद्र ये मंदिर थे। कोई भी हो, ये भी उसी रास्ते को दिखाने वाला एक रत्न आपको मिला है। उस रत्न की ठीक से सुरक्षा करो। इस रत्न संपत्ति को जैसा बढ़ा सकते वैसा बढ़ाओ और सब मिलके अपने देश को बड़ा बनाओ, क्योंकि अपना देश विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया की सारी अशांति, कलह, हिंसा आदि नष्ट हो जाएंगे। सुख शांति पूर्वक दुनिया जीना सीखेगी। ऐसा देश बनाना है, उसमें योगदान देने के लिए ये बहुत अच्छी सहायता। यूपी सरकार ने दंगा नियंत्रण के लिए नई रणनीति तैयार की है। सरकार इसके लिए पुलिस को हाईटेक बनाएगी और साथ ही साथ कानून व्यवस्था में भी बदलाव की तैयारी की जा रही है। मसलन हिंसा को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। हिंसा भड़कने पर हेलीकॉप्टर से नजर भी रखी जाएगी। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से पुलिस बल तुरंत ही पहुंच सकेगा उस जगह पर जहां पर हिंसा की शुरुआत हो रही है। आज यूके डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपोर्ट्स ब्रिटिश हाई कमीशन ने ब्लूप्रिंट पेश किया।
इस दौरान एयरबस हेलीकॉप्टर के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी के सामने ब्यौरा रखा गया। एसीएस ने पर्यटन, पुलिसिंग, ट्रॉमा में हेलीकॉप्टर उपयोग के लिए प्रस्ताव मांगा। इधर प्रयागराज के अटाला में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा पर एसएसपी ने बड़ा दावा किया है। जावेद का मकान तोड़ते समय एक फटा हुआ पर्चा बरामद हुआ था। पर्चे में 10 जून को अटाला पहुंचने की अपील की गई थी और साथ ही अगर कोई हिंसा से रोकता है, प्रदर्शन से रोकता है तो हमला करने की बात लिखी गई है, जिसके बाद पुलिस ने पर्चे को अपने कब्जे में ले लिया है। जावेद पंप ने बनाया हिंसा का प्लान। मकान से मिला साजिश का पर्चा। ध्वस्तीकरण के दौरान मिला सबूत। जावेद पंप का मकान ध्वस्त हो चुका है, लेकिन इस दौरान मिले एक पर्चे से साफ है कि 10 जून को हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी। दरअसल पर्चे में लिखा है, सुनो साथियों, 10 जून को जुमे के दिन अटाला पहुंचना होगा, वहां इकट्ठा होना है, जो भी अड़चन बनेगा उस पर वार करना होगा, हमें अदालत पर भरोसा नहीं है। अब पुलिस जांच कर रही है कि ये पर्चा कितने लोगों को बांटा गया था, किसने पर्चा टाइप करवाया। उसमें एक फटा हुआ पर्चा मिला है जो टाइप शुदा है और उसमें लिखा है कि 10 जून को जुम्मा के दिन अटाला पहुंचना है और वहां पे भीड़ लगानी है, एकत्र होना है और उसमें जो बाधक बनेगा, अड़चन बनेगा, उस पर वार करना है, अदालत पे हमें भरोसा नहीं है। इस तरह की बातें उसमें लिखी हुई हैं और उसको सीज किया गया है, उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा, तफ्तीश किया जाएगा। साथ ही प्रयागराज पुलिस ने हिंसा में शामिल 59 आरोपियों का पोस्टर जारी किया। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर आरोपियों के घर पर ताले लटके हैं, जिनकी तलाश चल रही है। एसएसपी अजय कुमार ने बताया कि हम आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी कराने की तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद भी आरोपी हाजिर नहीं होते तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। 40 और लोगों के नाम बहुत ही क्लियर हैं, नाम पते, उनके पीछे पुलिस काम कर रही है। वो घरों से भागे हुए हैं, फरार हैं, लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अगर वो पुलिस या न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुए तो एनबीडब्ल्यू जारी करा के 82-83 की कार्रवाई कराते हुए उनके घरों की कुर्की की कार्रवाई कराई जाएगी। प्रयागराज में पुलिस लगातार दबिश दे रही है, सड़कों पर मार्च किया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने साफ कर दिया है कि पुलिस 10 मार्च को हुई हिंसा के दौरान दंगाइयों की हर हरकत का हिसाब लेगी। शेषरी जो खर्चे हुए हैं उन सभी खर्चों को अब पुलिस जो है एकत्रित कर रही है, जुटा रही है। उनके कि कितना खर्च हुआ है, कितना रुपया इसमें लगा है, कितनी गोलियां चली हैं, कितने टीयर गैस के गोलियां चली हैं, कितने रबड़ बुलेट चले हैं, उन सारे खर्च को जुटा करके जिला प्रशासन की एक रिपोर्ट भेजी जाएगी ताकि राजस्व की जो है वो वसूली की जा सके इन उपद्रवियों से। ज्योतिराव फुले, न्यूज 18 प्रयागराज। कानपुर हिंसा में पकड़े गए मास्टरमाइंड जफर हयात ने पूछताछ के दौरान बिल्डर मोहम्मद वसी का नाम लिया था, जिसने हिंसा के लिए फंडिंग की थी। और इसके बाद पुलिस बिल्डर की संपत्ति खंगालने में जुटी है। पुलिस ने रजिस्ट्री ऑफिस से दस्तावेज मांगे हैं। पुलिस को मोहम्मद वसी की 31 इमारतों की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक 11 बिल्डिंग्स के नक्शे दाखिल नहीं किए गए हैं और साथ ही ये भी सामने आया है कि मोहम्मद वसी ने रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पर जमीनें खरीदी हैं। वहीं 10 साल के अंदर करोड़ों की कमाई को लेकर इनकम टैक्स भी मोहम्मद वसी की पड़ताल करेगा। 3 जून को ही हिंसा मामले में मास्टरमाइंड जफर हयात को जब पूछताछ की गई तो एसआईटी और एटीज की पूछताछ में उसने बड़े खुलासे किए, जिसमें हिंसा के लिए जो क्राउड फंडिंग हुई थी उसमें एक बड़े बिल्डर का नाम आया जो मोहम्मद वसी है। मोहम्मद वसी ने लगभग 100 करोड़ रुपया तक 31 इमारतों को खड़ा करने में कमाए हैं, जिसमें 11 ऐसी इमारतें थी जिनके नक्शे भी दाखिल नहीं हुए थे। अब पुलिस की रडार पर मोहम्मद वसी है, जिसे जल्द से जल्द हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। न्यूज 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। और अब बात नोएडा में चीनी घुसपैठियों के बड़े रैकेट की। नोएडा में चीनी घुसपैठियों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ चीनी घुसपैठिए बार क्लब चला रहे थे। यहाँ से 4 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। इस क्लब में चीनी घुसपैठियों को शरण दी जा रही थी, पुलिस का ये कहना है। पुलिस को शक है कि यहाँ से भारत की जासूसी भी हो रही थी। साथ ही शक ये भी जताया जा रहा है कि यहाँ आने वाले करीब 20 घुसपैठिए लापता हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियां पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं।
ये जो इमारत आप देख रहे हैं नोएडा फेज 3 में ये इमारत है जहां पर 40 कमरे हैं और यहीं पर एक क्लब भी चल रहा था जहां पर जो लोग पहुंचते थे उनके लिए चीनी शराब, चीनी सिगरेट का इंतजाम किया गया था। और जो आरोप है, जो आशंका पुलिस को है कि यहां पर जुटने वाले चीनी लोग भारत की जासूसी कर रहे थे। थाना जो कि सीतामढ़ी बिहार में पड़ता है, वहाँ पे 2 चीनी नागरिक ये विदाउट प्राधिकृत वीज़ा के वो लोग भारत से नेपाल को जा रहे थे, जिस पर एसएसबी ने उनको गिरफ्तार किया। वहाँ से सूचना प्राप्त होने पर यहाँ पे वो जेपी ग्रीन में अपने चीनी नागरिक दोस्त के पास रुके थे, जिस पर हम लोगों ने उसका पता लगाया। पता लगाने के बाद हरियाणा गुरुग्राम से उस चीनी नागरिक को, उनकी महिला मित्र जो कि नागालैंड की रहने वाली हैं, उनको हम लोगों ने पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट फोर्ज पाए गए, जिसमें उन्होंने इस चीनी नागरिक जो कि जेपी ग्रीन में रहता था, इसका भी वीज़ा की अवधि समाप्त हो चुकी थी जून 2020 में, और उस पर उसने जून 2022 लिख करके डॉक्यूमेंट को फोर्ज करके कई फोर्ज डॉक्यूमेंट मिले, जिसके आधार पर वो यहाँ पर रह रहा था। इस आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और उस चीनी नागरिक को तथा उनकी महिला मित्र दोनों को जेल भेजा गया। इसमें जो पूछताछ हुई थी, उस पूछताछ में उन्होंने फर्मों का नाम बताया था, जो कि फर्म हमारी टीम उसका पता कर रही है, अभी तक वो फर्म नहीं मिली है। एक क्लब जो कि इकोटेकॉन थाना अंतर्गत घरबरा में है, एक क्लब के विषय में पता चला, उस क्लब को सर्च किया गया और पूरा अभी उसमें कार्रवाई हमारी चल रही है। उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स का हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, अन्य कार्रवाई कर रहे हैं। फ्लैट में उन्होंने जो एग्रीमेंट कराया था, जो जिस एग्रीमेंट के आधार पर फ्लैट ओनर को भी हम बुला के पूछताछ करेंगे। इसमें फ्लैट ओनर ने क्या पुलिस को और एलआईयू को क्या सूचना दी थी, इसकी भी हम जांच करेंगे। सभी बिंदुओं की बहुत ही व्यापक तरीके से एक टीम बनाई गई है। इसमें एक टीम बना करके हम इस पूरे विवेचना को हम लोग गहराई से जाँच करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।